1990 के दशक तक ना पूरी दुनिया के जो न्यूरोलॉजिस्ट्स और वैज्ञानिक थे, उनका यही मानना था कि एक उम्र के बाद इंसान का दिमाग मतलब एक कंक्रीट की दीवार बन जाता है, एकदम सूख चुका, कठोर। हाँ, जिसे किसी भी हाल में बदला नहीं जा सकता। बिल्कुल। विज्ञान की किताबों में भी यही पढ़ाया जाता था कि जो न्यूरॉन्स या मस्तिष्क की कोशिकाएं बचपन में बन गई, बस वही जीवन भर चलेंगी और उम्र के साथ उनका क्षय होना तय है। सही बात है। और इसी वजह से बुढ़ापे को लेकर समाज में एक अजीब सा डर बैठ गया था। हाँ, लेकिन सोचिए, अगर आज इस विस्तृत चर्चा में हम ये तथ्य सामने रखें कि एक 80 साल के व्यक्ति का दिमाग भी खुद को पूरी तरह से रीवायर कर सकता है। अरे वाह, ये तो बहुत ही क्रांतिकारी विचार है ना? आज के इस गहन अध्ययन का उद्देश्य यही है। हम उम्र और दिमाग से जुड़े इस सबसे बड़े भ्रम को तोड़ने वाले हैं। हम सिर्फ विज्ञान की बात नहीं करेंगे, बल्कि ये समझेंगे कि उम्र के आखिरी दशकों में जीवन भर सीखते रहने की आदत कैसे इंसान के पूरे अस्तित्व को बदल सकती है। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि समाज में अक्सर बुढ़ापे को एक फुल स्टॉप मान लिया जाता है। शारीरिक ढलान को सीधे तौर पर मानसिक ढलान के साथ जोड़कर देखा जाता है। शायद औद्योगिक क्रांति के बाद से ही समाज का ढांचा ऐसा बन गया कि 60 के बाद व्यक्ति को रिटायर मान लिया गया, जैसे अब उसकी उपयोगिता ही खत्म हो गई हो। बिल्कुल, लेकिन हाल के दशकों में न्यूरोलॉजी के जो शोध सामने आए हैं, वो एक बिल्कुल अलग तस्वीर पेश करते हैं। हमारा दिमाग किसी भी उम्र में नई कोशिकाओं और नए रास्तों का निर्माण करने में सक्षम है। तो जब हम इस रीवायरिंग या नई चीजें सीखने की बात करते हैं, तो अक्सर ग्रोथ माइंडसेट और फिक्स्ड माइंडसेट जैसे शब्द सुनने को मिलते हैं। ईमानदारी से कहूं तो ये शब्द कई बार किसी मैनेजमेंट सेमिनार के भारी भरकम शब्दों की तरह लगते हैं। हाँ, मुझे पता है, ये संदेह बहुत स्वाभाविक है। मतलब क्या इसके पीछे कोई वास्तविक जीव विज्ञान या बायोलॉजी काम करता है, या ये सिर्फ सकारात्मक सोच का एक और रूप है? नहीं, ये सिर्फ सोच नहीं है। जब हम फिक्स्ड माइंडसेट कहते हैं, तो उसका मनोवैज्ञानिक अर्थ ये है कि व्यक्ति मान लेता है कि उसकी क्षमताएं पत्थर की लकीर है। जब कोई बुजुर्ग ये मान लेता है कि अब मैं इस उम्र में नया नहीं सीख सकता, तो असल में उसका दिमाग काम करना बंद नहीं करता। तो फिर क्या होता है? वो सीखने के लिए जरूरी रसायनों का स्राव रोक देता है। दिमाग एक तरह से शटडाउन मोड में चला जाता है। इसके विपरीत ग्रोथ माइंडसेट का मतलब है हमेशा नई संभावनाओं के लिए खुला रहना। अच्छा, तो इसका कोई वैज्ञानिक प्रमाण भी है? बिल्कुल। डॉक्टर माइकल मर्जेनिच के प्रयोगों ने इस पूरी धारणा को पलट कर रख दिया था। उन्होंने बंदरों पर जो अध्ययन किया, वो इस क्षेत्र में एक मील का पत्थर है। उस अध्ययन में ऐसा क्या था जिसने वैज्ञानिकों को सोचने पर मजबूर कर दिया? मतलब बंदरों के साथ उन्होंने क्या किया था? तो डॉक्टर मर्जेनिच ने वयस्क बंदरों के दिमाग की मैपिंग की। उन्होंने बंदरों को कुछ ऐसे काम दिए जिनमें उन्हें अपनी उंगलियों का एक खास तरीके से इस्तेमाल करना था। कोई नई स्किल सीखने जैसा। एकदम सही। और कुछ हफ्तों के लगातार अभ्यास के बाद जब उन्होंने दोबारा दिमाग की जांच की, तो देखा कि दिमाग का वो हिस्सा जो उन उंगलियों को नियंत्रित करता था, वो शारीरिक रूप से बड़ा हो गया था। शारीरिक रूप से मतलब दिमाग का भौतिक आकार बदल गया था? हाँ, ये सिर्फ व्यवहार में बदलाव नहीं था, दिमाग का फिजिकल स्ट्रक्चर बदल गया था। यहीं से न्यूरोप्लास्टिसिटी के सिद्धांत की नींव पड़ी। क्या बात है। तो क्या इसका मतलब ये निकाला जा सकता है कि हमारा दिमाग किसी सूख चुकी मिट्टी की तरह नहीं है जिसे बदला ना जा सके, बल्कि ये एक गीली मिट्टी है जिसे उम्र के किसी भी पड़ाव पर नया आकार दिया जा सकता है? बहुत ही खूबसूरत उपमा दी है आपने। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन सवाल यह है कि एक वयस्क या बुजुर्ग इंसान के दिमाग में ये बदलाव होता कैसे है? कौन सी चीज इस मिट्टी को सूखने से बचाती है? इस प्रक्रिया में एसिटाइल कोलिन नाम के एक रसायन की बहुत बड़ी भूमिका होती है। एसिटाइल कोलिन, ये क्या करता है? जब कोई व्यक्ति खासकर बड़ी उम्र में कुछ ऐसा सीखता है जो उसके लिए बिल्कुल नया और चुनौतीपूर्ण है, जैसे कोई नई भाषा या कोई नया वाद्य यंत्र, तो दिमाग में इस रसायन का स्तर तेजी से बढ़ता है। एसिटाइल कोलिन एक हाइलाइटर की तरह काम करता है। एक हाइलाइटर की तरह? मतलब वो चीजों को मार्क करता है? बिल्कुल। ये दिमाग को स्पष्ट रूप से बताता है कि ये नई जानकारी महत्वपूर्ण है, इसे सुरक्षित रखो। और इसी रसायन की मदद से न्यूरॉन्स आपस में जुड़कर नए रास्ते या न्यूरल पाथवेज बनाते हैं। ये सच में बहुत ही चौंकाने वाला तथ्य है। लेकिन यहाँ एक उलझन भी है। कैसी उलझन? अक्सर कहा जाता है कि बच्चे नई चीजें बहुत जल्दी सीखते हैं और उम्र के साथ ये क्षमता कम हो जाती है। अगर एसिटाइल कोलिन उम्र भर काम करता है, तो सीखने की गति में ये फर्क क्यों दिखता है?
ये बहुत ही बढ़िया सवाल है। इसे समझने के लिए हमें प्रूनिंग की प्रक्रिया को देखना होगा। प्रूनिंग जैसे पौधों की कटाई छटाई होती है? हाँ, ठीक वैसा ही। बचपन में दिमाग हर छोटी बड़ी जानकारी को सोखता है क्योंकि उसके पास कोई पुराना अनुभव नहीं होता। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, दिमाग उन न्यूरल रास्तों को काटना शुरू कर देता है जिनका इस्तेमाल नहीं होता। इसे न्यूरल प्रूनिंग कहते हैं। तो क्या इसका मतलब यह है कि बुजुर्गों का दिमाग कमजोर हो जाता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका फायदा ये है कि एक बुजुर्ग व्यक्ति का दिमाग भले ही एक बच्चे की तरह हर अनावश्यक जानकारी को न सोखे, लेकिन वो काम की जानकारी को बहुत तेजी से अपने पुराने अनुभवों के साथ जोड़ सकता है। अच्छा, मतलब वो पैटर्न को जल्दी समझ लेते हैं। दिमाग पैटर्न पहचानने में अधिक कुशल है और खुद को रीवायर कर सकता है, तो इसका असर वास्तविक जीवन में भी दिखना चाहिए। लेट ब्लूमर्स की कहानियां इस वैज्ञानिक तथ्य का जीता जागता प्रमाण लगती हैं। बिल्कुल, ऐसे लोग जिन्होंने जीवन के उत्तरार्ध में महान चीजें हासिल की। मुझे यहाँ ग्रैंडमा मोजेस का उदाहरण बहुत सटीक लगता है। अरे हाँ, ग्रैंडमा मोजेस की कहानी तो न्यूरोप्लास्टिसिटी और इंसान की दृढ़ इच्छा शक्ति का एक बेहतरीन संगम है। उनका पूरा जीवन खेती और घर के कामों में बीता था। और शायद कढ़ाई करना उनका शौक था, है ना? हाँ, लेकिन 76 साल की उम्र में जब उन्हें बहुत ही गंभीर आर्थराइटिस गठिया हुआ तो उनके हाथों ने सुई पकड़ने से इनकार कर दिया। आर्थराइटिस एक बेहद दर्दनाक स्थिति होती है। और इस उम्र में लोग अक्सर अपनी शारीरिक सीमाओं को स्वीकार कर लेते हैं, मान लेते हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता। पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। अपनी बहन के एक छोटे से सुझाव पर उन्होंने ब्रश उठा लिया, क्योंकि उसे पकड़ना सुई चलाने से ज्यादा आसान था। ये कमाल की बात है। और 78 साल की उम्र में उन्होंने गंभीरता से पेंटिंग शुरू की। मैंने पढ़ा था कि उन्होंने 1500 से ज्यादा पेंटिंग्स बनाई। और उनकी कला में जो सादगी थी ना, उसने पूरी दुनिया को अपना दीवाना बना लिया। उनकी कलाकृतियां लाखों डॉलर में बिकी। सोचने वाली बात यह है कि उस उम्र में एक नई कला को सीखने के लिए जिस मानसिक एकाग्रता और न्यूरल रीवायरिंग की जरूरत होती है, वो कहां से आई? इस सवाल का जवाब इन लेट ब्लूमर्स के मनोविज्ञान में छिपा है। 70 या 80 के दशक में पहुंचने के बाद इंसान बाहरी दुनिया की मान्यताओं से बहुत हद तक मुक्त हो जाता है। मतलब उन्हें अब किसी को कुछ साबित नहीं करना होता। बिल्कुल। युवावस्था में लोगों पर अपना करियर बनाने, पैसा कमाने और समाज में रुतबा हासिल करने का भारी दबाव होता है। लेकिन जीवन के इस पड़ाव पर परफेक्शन की कोई जिद नहीं रहती। सही कहा। ग्रैंडमा मोजेस किसी आर्ट गैलरी को प्रभावित करने के लिए नहीं पेंट कर रही थी। वो इसलिए पेंट कर रही थी क्योंकि इससे उन्हें आंतरिक खुशी मिल रही थी। ये आजादी उन्हें निडर बनाती है। ये निडरता तो बॉनी गार्मस की कहानी में भी साफ दिखाई देती है। उन्होंने 64 वर्ष की उम्र में अपना पहला उपन्यास लेसन्स इन केमिस्ट्री प्रकाशित किया था। हाँ, और क्या आपको पता है कि छपने से पहले उसे 98 बार स्वीकार किया गया था। 98 बार? बाप रे। 98 बार रिजेक्ट होने के बाद भी लिखते रहना, ये तो कोई आम बात नहीं है। इसके पीछे कैसी मानसिकता होती है? इसे हम विरासत की मानसिकता या लेगेसी माइंडसेट कह सकते हैं। समाज में इसे कई बार डाई विद बूट्स ऑन का नजरिया भी कहा जाता है। डाई विद बूट्स ऑन मतलब आखिरी सांस तक अपने काम में सक्रिय रहना। हाँ, और अपने अनुभवों को दुनिया को सौंप कर जाना। ये खुद के प्रति एक उच्च आत्मसम्मान को दर्शाता है। बोनी गार्मस जैसी हस्तियां इस बात का प्रमाण है कि जब व्यक्ति समाज के जजमेंट से डरना छोड़ देता है तो उसका ग्रोथ माइंडसेट अपने उच्चतम स्तर पर काम करता है। ये तो बात हुई उन लोगों की जिन्होंने कुछ असाधारण रचा, लेकिन जो लोग रोजमर्रा की जिंदगी जी रहे हैं रिटायरमेंट के बाद, वो अपने संज्ञानात्मक स्वास्थ्य, कॉग्निटिव हेल्थ को कैसे बेहतर रख सकते हैं? ये बहुत अहम सवाल है, क्योंकि अक्सर देखा गया है कि रिटायरमेंट के बाद लोग हर दिन अखबार में सुडोकू हल करने लगते हैं और उन्हें लगता है कि इससे उनका दिमाग तेज रहेगा। क्या ये काफी है? देखिए, सुडोकू या पहेलियां सुलझाना कोई बुरी बात नहीं है। इससे दिमागी चुस्ती बनी रहती है, लेकिन दिमाग को रिवायर करने के लिए सबसे जरूरी खुराक नयापन। नयापन मतलब हर दिन कुछ अलग करना? हाँ, अगर कोई व्यक्ति पिछले 10 सालों से हर सुबह सुडोकू हल कर रहा है तो उसका दिमाग उस विशिष्ट कार्य में इतना माहिर हो चुका है कि वो अब ऑटो पायलट मोड में चला गया है। अच्छा, तो वहाँ दिमाग को कोई नई चुनौती नहीं मिल रही? बिल्कुल नहीं, वहाँ कोई नई चुनौती नहीं है। और बिना चुनौती के दिमाग वो एसिटाइल कोलिन रसायन नहीं बनाएगा जिसकी हमने पहले बात की थी। तो दिमाग को रिवायर करने के लिए उसे थोड़ी असहजता में डालना पड़ता है? एकदम सही। कोई नई रेसिपी सीखना, किसी नए वाद्य यंत्र को बजाने की कोशिश करना या यहाँ तक कि घर वापस आने के लिए किसी नए रास्ते का चुनाव करना,
ये छोटी छोटी चीजें नई न्यूरल पाथवे बनाती हैं। तो अगर कोई श्रोता इसे अपनी जिंदगी में उतारना चाहें तो क्या हम उन्हें कोई साप्ताहिक शेड्यूल का उदाहरण दे सकते हैं? मतलब सोमवार से रविवार तक का कोई आसान रूटीन? हाँ, बिल्कुल। एक बहुत ही आसान और प्रभावी स्टेप बाय स्टेप साप्ताहिक शेड्यूल बनाया जा सकता है। जैसे सोमवार को शारीरिक गतिविधियों पर ध्यान दें, रोजाना तेज चलना, ब्रिस्क वॉकिंग या ताई ची करना। शारीरिक गतिविधियां दिमाग के लिए कैसे फायदेमंद हैं? जब शरीर गति में रहता है तो हृदय गति बढ़ती है और दिमाग में रक्त का प्रवाह तेज होता है। ताई ची से शारीरिक संतुलन इतना बेहतर हो जाता है कि गिरने का डर खत्म हो जाता है। तो सोमवार शरीर के लिए, मंगलवार को क्या करें? मंगलवार को मानसिक चुनौती का दिन बनाएं, जैसे कोई बिल्कुल नई रेसिपी पकाना या कोई ऐसी पहेली सुलझाना जो पहले कभी न की हो। और बुधवार को सामाजिक जुड़ाव के लिए रखें और यही सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। सामाजिक जुड़ाव मतलब दोस्तों से मिलना? सिर्फ मिलना नहीं, ऐसा माना जाता है कि बुजुर्गों के लिए अकेलापन एक मूक हत्यारे, साइलेंट किलर की तरह काम करता है। हाँ, मैंने भी सुना है, लेकिन क्या इसका कोई वैज्ञानिक आधार है? जीव विज्ञान के दृष्टिकोण से अकेलापन सिर्फ उदासी का नाम नहीं है, ये एक क्रॉनिक स्ट्रेस है। जब इंसान समाज से कट जाता है तो उसके शरीर का नर्वस सिस्टम हमेशा खतरे को महसूस करता है। तो शरीर में तनाव के हार्मोन्स बढ़ जाते होंगे? बिल्कुल। कॉर्टिसोल नामक हार्मोन का स्तर लगातार बढ़ा रहता है, जो सीधे तौर पर दिमाग के उस हिस्से को नुकसान पहुंचाता है जो याददाश्त के लिए जिम्मेदार होता है। यही कारण है कि अकेलेपन को डिमेंशिया का बहुत बड़ा कारण माना जाता है। तो इससे बचने के लिए बुधवार के दिन क्या किया जाए? स्वयं सेवा करना या किसी समुदाय का हिस्सा बनना। इस संदर्भ में जीन कोहेन के अध्ययन का जिक्र करना बहुत जरूरी है। उन्होंने क्या अध्ययन किया था? कोहेन के 80 से 99 वर्ष की उम्र के बुजुर्गों के 2 समूह बनाए। एक समूह को उनकी नियमित दिनचर्या पर छोड़ दिया गया, जबकि दूसरे समूह को सामुदायिक गायन, मंडलियों, कोयर और पेंटिंग क्लास जैसी गतिविधियों में शामिल किया गया। नतीजे क्या रहे? कुछ समय बाद जो लोग रचनात्मक समूहों का हिस्सा थे, उनका डिप्रेशन काफी कम हो गया और सबसे बड़ी बात, उन्हें डॉक्टरों के पास जाने की जरूरत बहुत कम पड़ी। ये तो कमाल है। मतलब केवल कोई शौक पालना ही काफी नहीं है, बल्कि उस शौक को एक समुदाय के साथ साझा करना ज्यादा शक्तिशाली है। बिल्कुल। अक्सर लोग एक बहुत ही सीमित दायरे में जीते हैं, सिर्फ अपने बच्चों या परिवार तक। लेकिन रॉबिन शर्मा की एक बहुत मशहूर किताब है Who Will Cry When You Die? Who will cry when you die? आपके जाने के बाद कौन रोएगा? बहुत ही गहरी बात है। हाँ, तो इसका दायरा बहुत बड़ा होना चाहिए। स्वयं सेवा करने से एक बड़ा सामाजिक परिवार बनता है जो जीवन को नया उद्देश्य देता है। इससे इंसान का आत्मविश्वास और समाज में अपनी उपयोगिता का एहसास लौट आता है। तो हमारा बुधवार और गुरुवार समुदाय के लिए हो गया। अब सप्ताह के अंत में क्या करें? सप्ताह का अंत, जैसे शुक्रवार और शनिवार, आध्यात्मिक अभ्यासों और चक्र ध्यान के लिए रखा जा सकता है। चक्र ध्यान। अभी तक की ये पूरी चर्चा पूरी तरह से न्यूरॉन्स, कॉर्टिसोल और जीव विज्ञान पर केंद्रित रही है। ईमानदारी से कहूं तो न्यूरोप्लास्टिसिटी से सीधा चक्रों की तरफ छलांग लगाना थोड़ा अजीब लग सकता है। मुझे पता था आप ये कहेंगे। मतलब विज्ञान की दुनिया से सीधा रहस्यवाद या आध्यात्म की ओर जाना, क्या ये दोनों चीजें वास्तव में एक दूसरे से जुड़ी हैं? पहली नजर में ये एक विरोधाभास लग सकता है, लेकिन जब हम ध्यान या चक्रों को शरीर विज्ञान के चश्मे से देखते हैं तो इनके बीच का गहरा संबंध एकदम साफ हो जाता है। वो कैसे? चक्र ध्यान सिर्फ ऊर्जा की रहस्यमयी बातें नहीं है। जब कोई व्यक्ति चक्रों पर ध्यान केंद्रित करता है या प्राणायाम करता है, तो वो असल में अपने पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को सक्रिय कर रहा होता है। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम मतलब वो प्रणाली जो हमारे शरीर को शांत करती है। बिल्कुल। हमारा शरीर अक्सर तनाव या असुरक्षा के कारण फाइट और फ्लाइट मोड में रहता है, लेकिन गहरी सांसें लेना वेगस नर्व को उत्तेजित करता है। यह तंत्रिका सीधे दिमाग को सिग्नल भेजती है कि सब कुछ सुरक्षित है। और इससे क्या होता है? इससे हृदय गति धीमी होती है, कॉर्टिसोल कम होता है और दिमाग शांति की अवस्था में आ जाता है। यह मानसिक शांति ग्रोथ माइंडसेट के लिए एक बहुत उपजाऊ जमीन तैयार करती है।
तो अगर हम इन विशिष्ट ऊर्जा केंद्रों या चक्रों की बात करें तो बढ़ती उम्र की मनोवैज्ञानिक चुनौतियों से निपटने में ये कैसे मदद करते हैं? जैसे रीढ़ की हड्डी के सबसे निचले हिस्से में मौजूद रूट चक्र या मूलाधार की बात करें। उम्र बढ़ने के साथ लोग अक्सर बहुत कुछ खोने लगते हैं। शारीरिक ताकत, आर्थिक स्वतंत्रता या पुराने दोस्तों का साथ। इन बदलावों से एक गहरी असुरक्षा और अस्तित्व का संकट पैदा होता है। तो रूट चक्र इसमें क्या करता है? रूट चक्र स्थिरता, सुरक्षा और पृथ्वी से जुड़ाव का केंद्र है। जब इस चक्र पर ध्यान केंद्रित किया जाता है तो ये व्यक्ति को ये एहसास दिलाता है कि मैं सुरक्षित हूँ। ये एक मजबूत नींव देता है। बहुत ही तार्किक लगता है। इसी तरह छाती के मध्य में स्थित हार्ट चक्र या अनाहत का महत्व भी बहुत गहरा लगता है, विशेषकर तब जब कोई अकेलेपन या किसी प्रियजन को खोने के दुख से गुजर रहा हो। बिल्कुल, हार्ट चक्र करुणा, क्षमा और आत्म प्रेम का केंद्र है। दुख या धोखे के बाद अक्सर लोग अपनी भावनाओं के चारों ओर एक दीवार बना लेते हैं ताकि उन्हें और चोट ना पहुंचे। वो खुद को बाहरी दुनिया से काट लेते हैं। हाँ, तो हार्ट चक्र का ध्यान उन भावनात्मक दीवारों को गिराने में मदद करता है। ये अकेलेपन के दर्द को कम करता है और इंसान को खुद को और दूसरों को क्षमा करना सिखाता है। और फिर आता है थर्ड आई चक्र या आज्ञा चक्र, जिससे अंतर्ध्यान का केंद्र माना जाता है। इसका क्या महत्व है बुढ़ापे में? जीवन के इस अंतिम पड़ाव पर थर्ड आई चक्र बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। ये व्यक्ति को बाहरी शोर से दूर ले जाकर उसके आंतरिक ज्ञान से जोड़ता है। कुछ आध्यात्मिक मान्यताओं के अनुसार ये वो समय होता है जब इंसान अपने पास्ट लाइफ रिग्रेशंस या पिछले जीवन के कर्मों को शुद्ध करने पर काम कर सकता है। मतलब अपने अच्छे कर्मों के जरिए अपनी आत्मा को शांत करना। हाँ, अच्छे कर्मों और निस्वार्थ सेवा के जरिए वो वर्तमान जीवन में शांति पाता है और आध्यात्मिक स्तर पर खुद को अगले सफर के लिए तैयार करता है। अगर इसे व्यापक दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह आध्यात्मिक संतुलन इंसान को वो गरिमा और अनुग्रह प्रदान करता है जो बुढ़ापे को एक सजा नहीं बल्कि एक उत्सव बना देता है। बिल्कुल, जब आध्यात्मिक स्पष्टता और विज्ञान द्वारा प्रमाणित ग्रोथ माइंडसेट एक साथ मिलते हैं तो इंसान जीवन के हर बदलाव को बहुत ही सहजता से स्वीकार कर सकता है। यही वो संतुलन है जो उच्च आत्मसम्मान और आत्मविश्वास को बनाए रखता है। व्यक्ति ये समझ जाता है कि उसका जीवन सिर्फ उसके शरीर तक सीमित नहीं है, बल्कि उसका अनुभव, उसका ज्ञान एक बहुत बड़ी विरासत है। एकदम सही, और यही हमारे पूरे जीवन भर सीखने का असली मकसद है। आज की इस विस्तृत चर्चा से ये तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है कि उम्र कभी भी सीखने, बदलने या नई शुरुआत करने में बाधा नहीं बन सकती। न्यूरोप्लास्टिसिटी का विज्ञान हमें ये स्पष्ट रूप से बताता है कि दिमाग अपनी आखिरी सांस तक खुद को नया आकार देने के लिए तैयार रहता है, बशर्ते हम उसे नए अनुभवों की चुनौती देते रहें। इसके साथ ही लेट ब्लूमर्स की कहानियां और सामुदायिक जुड़ाव के अध्ययन ये प्रमाणित करते हैं कि जब इंसान समाज की अपेक्षाओं का बोझ उतार फेंकता है और निडर होकर अपनी जिज्ञासाओं का पीछा करता है तो वह न केवल अपने मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा करता है बल्कि समाज के लिए भी एक बहुत बड़ा योगदान देता है। और अंततः चक्र ध्यान और माइंडफुलनेस के वैज्ञानिक और आध्यात्मिक फायदे हमें ये सिखाते हैं कि उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को डर के साथ नहीं बल्कि शांति और संतुलन के साथ कैसे अपनाया जाए। बिल्कुल। तो उम्र के इस पड़ाव पर सवाल ये नहीं होना चाहिए कि क्या अब बहुत देर हो चुकी है। इतिहास गवाह है कि महान उपलब्धियां जीवन के अंतिम दशकों में भी हासिल की जा सकती हैं। तो असली सवाल क्या होना चाहिए? असली विचारणीय प्रश्न ये है कि अब हम अपने जीवन के इस खाली कैनवस पर नया क्या उगाने वाले हैं। अपनी क्षमताओं और अपनी विरासत को उम्र की किसी भी संख्या में बांधने से इनकार कर देना चाहिए। बुढ़ापा जीवन की किताब का आखिरी पन्ना नहीं है, बल्कि यह वो खाली कैनवस है जहां अब रंग खुद अपनी मर्जी से चुनने हैं। सीखते रहिए, खुद को चुनौती देते रहिए और जीवन की इस यात्रा को समृद्ध बनाते रहिए। जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह शाम, के रास्ता कट जाएगा मितवा, के बादल छट जाएगा मितवा, सिर्फ चलना है हमारा काम।